अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कोई भी शख्स अपनी मजबूरी के बिना कोई कभी अपना घर नहीं छोड़ता, अपना आबाई घर, अपना आबाई वतन नहीं छोड़ता। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और जिनकी तादाद मजमूई जो आबादी है दुनिया की उसका 3.6% यानी 3.5% ऐसी आबादी जो कि लगभग 12 करोड़ से ज़ायद अफराद बताए जा रहे हैं जो कि मजबूरी के हालत में अपने घरों से दूर हैं, जिनको हम रेफ्यूजीज़ कह सकते हैं, जो पनाह गुज़ीनों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर कहा जाता है इस तरह की ज़िंदगी के लिए वो या तो जंगें या फिर तनाज़ात। इन अवामिल के बिना पर या कुदरती आफात भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। अंदरूनी तौर पर जो लोग बेदखल होते हैं वो भी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और फिर जंगों की वजह से और जो सियासी हालात की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा प्रेशर आ रहा है रेफ्यूजीज़ के हवाले से। आपके इर्द गिर्द हालिया दिनों के हवाले से अगर हम बात करें तो फ़लस्तीन में गाज़ा के हवाले से बात की जा सकती है। इसके अलावा यूक्रेन जंग और रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है वहाँ पे यूक्रेन की सूरत हाल आपके सामने है, फिर सूडान की सूरत हाल हमारे सामने है, म्यांमार की सूरत हाल हमारे सामने है, और अफगानिस्तान को भी इस सिलसिले में कहा जा सकता है। और फिर पाकिस्तान जो पिछली 4 दिहाइयों से तकरीबन लाखों जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको अपनी यहाँ पनाह दिए हुए है। ये बहुत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, क्योंकि इससे बहुत बड़े मसाइल भी पैदा होते हैं। लेकिन गिला इस वक्त यह है कि जो दुनिया इस वक्त आलमी बरादरी जो है वो पनाह गुज़ीनों के मसाइल को देर पा हल करने के लिए तैयार नहीं है। इसका जो मुस्तकिल हल है वो हालात बेहतर करें ताकि वो अपनी घरों पर वापस जाएं। इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, उनकी इमदाद के हवाले से यकीनन काम किया जा रहा है। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, इस बारे में क्या राय रखता है, किस तरह से देख रहा है, इस तमाम मामले को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तर्जुमान UNHCR बाबर बलोच साहब, जो कि जेनेवा से इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। बाबर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि UNHCR इस वक्त ये आलमी सतह पर पनाह गुज़ीनों के मामले को किस तरह से देख रहा है और कितना बड़ा एक ये कॉज ऑफ कंसर्न है इस वक्त पाया जा रहा है, क्योंकि मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने आदाद शुमार गिनवाए वो हमारी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है UNHCR की, जिसको हर साल हम जारी करते हैं। और उसमें ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, पूरी दुनिया में जो लोग जैसा आपने कहा कि अपना घर बार और मुल्क या वतन छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, उनकी तादाद कितनी है, कहाँ कहाँ है। तो ये एक हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट है कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। तो हमने देखा कि पिछले 12 सालों से मुतवातिर जो लोग अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर हुए हैं अपने ममालिक के अंदर, या मुल्क बदर हुए हैं, दूसरे ममालिक में पनाह लेने पे मजबूर हुए हैं, उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा कोई 68 मिलियन के करीब वो हैं जो अपने ममालिक के अंदर ही बेघर हुए हैं। और ये जैसे आपने कहा, कोई अपनी खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता। और फिर इसके साथ साथ कोई 48-43 मिलियन के करीब वो हैं जो रेफ्यूजीज़ या दूसरे ममालिक में बेघर होने पे मजबूर हुए हैं। एक चीज़ जो हमने देखा है एज अ ट्रेंड, और जो जितने तनाज़ात आपने अभी गिनवाए उसमें यूक्रेन शामिल है, सूडान शामिल है, गज़ा की पट्टी पे जो हो रहा है, शाम को न भूलें, म्यांमार को न भूलें। और अगर आप और जगहों पे देख लें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, साउथ सूडान की अपनी सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो इन सब को अगर आप देख लें तो ये होता है। और अगर मैं अफगानिस्तान का नाम लेना भूल गया तो उसको शामिल करता चलूँ, ये होता है कि जब ये मसाइल, ये मसले पैदा होते हैं और लोग मजबूर होते हैं, वो इन तनाज़ात का शिकार होते हैं, तो उनके हल की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, और जिसकी वजह से ये बढ़ते ही जाते हैं। अफगानिस्तान को आप देख लें, पिछले 4 दिहाइयों से हमसाया ममालिक में अफ़गान रेफ्यूजीज़ मजबूर हैं कि वो अभी तक वहाँ पे रहें, और उसके साथ साथ बर्मा से लोग निकलें। तो हमारी अपील ये है, एक तो ये है कि जिन ममालिक में रेफ्यूजीज़ को पनाह दी गई है, पाकिस्तान की एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है, ईरान आपके साथ है, उन पे तवज्जो दी जाए आलमी लेवल पे। और उसके साथ साथ इस पे भी काम किया जाए कि वहाँ पे पायदार
अमन की तरफ कोई कदम उठाया जाए ताकि इनकी वतन वापसी मुमकिन हो। और रेफ्यूजीज़ के लिए हम ये कहते हैं और ममालिक को याद दहानी भी कराते हैं कि जो सबसे अच्छा हल है एक रेफ्यूजी सिचुएशन का, वो ये कि रेफ्यूजी अपनी खुशी से, अपनी रज़ा से घर वापस जा सके, कभी उनको प्रेशर या ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ न की जाए। लेकिन उसमें यह भी तो मैटर करता है कि उस रेफ्यूजी जो आ रहे हैं उसमें रजिस्टर्ड कितने हैं, नॉन रजिस्टर्ड कितने हैं, और उसके बाद उनके आने से जो यहाँ मसाइल हैं जो होस्ट कंट्री है उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना बाबर बलोच साहब। जी देखें, एक जो जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसने कुछ मिथ्स को भी पाश किया है कि जो मफरूज़े हैं या जो गलत इंफॉर्मेशन है, हर कोई ये समझता है मगरबी ममालिक में कि हो सकता है जो भी अपने घर से बेघर होता है वो ये चाहेगा कि मैं यूरोप चला जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ। ऐसा नहीं है। लोग अपने हमसाया ममालिक में और उनके अपने घरों के करीब, इलाकों के करीब रहना इसलिए पसंद करते हैं कि वो ये मौका नहीं गंवाना चाहते कि जब उनको मौका मिले वो अपने घर वापस जाएं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। और यहाँ पे मगरिब में तो अक्सर ये बात होती है कि नहीं, जो भी बेघर हुआ है उसका रुख एक ही है और वो यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ जाना चाहता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब आलमी जो ममालिक हैं उनकी तरफ से जब पाकिस्तान जैसा मुल्क, ईरान जैसा मुल्क या बांग्लादेश या तुर्की या दूसरे आप देख लें, जब वो ये अफजल कदम उठाए कि लोगों को पनाह दे, उनको जो है ना वेलकम करे, तो दुनिया को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और अक्सर हम ये गिला सुनते हैं, कम से कम उनकी असिस्टेंस उस लेवल के ऊपर की जाए कि उनके लिए भी बर्डन शेयरिंग जो है वो मुमकिन हो। एक ज़ाहिर है कि जिस मुल्क की आबादी 2-2.5% की ग्रोथ हो, वहाँ पर बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं। तो ऐसे में जो सो कॉल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ या जो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए ऐसे ममालिक की मदद के लिए। हम इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, क्योंकि रेफ्यूजीज दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मुल्क की तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख लेना, ठीक है, हम पहली बात यह है कि आपको इस बात का इदराक हो कि इन हमसाया ममालिक की खिदमात क्या हैं। उनको आप कभी भी इस जेनरोसिटी को आप पैसे के उसमें मोड़ नहीं सकेंगे। लेकिन जिन कम्युनिटीज़ में लोग जाते हैं उनके अपने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो दुनिया को उन कम्युनिटीज़ की, उन इलाकों की, उन ममालिक की भी हेल्प करनी चाहिए जिन्होंने रेफ्यूजीज़ के लिए अपने घर बार खोले हैं। ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से देख रहा है UNHCR जो इस तमाम मामले को किस तरह से देख रहा है, और उनकी फलाह बहबूद के हवाले से ज़ाहिर है कि सिर्फ एक किस तरह का आपका प्रोग्राम क्या होता है, क्या आपकी तरजीहात होती हैं? जो सबसे पहली बात होती है, जहाँ पे रेफ्यूजीज़ पनाह लेते हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, हुकूमतों के साथ मिल के UNHCR काम, और ये मॉडल सारी दुनिया में यही है, क्योंकि जो लीड इसमें रोल होता है वो तो मकामी लोगों का होता है, वो मकामी कम्युनिटीज़ का और हुकूमतों का होता है। वो हैं जो उनको संभाल रहे हैं और हमारी मदद करते हैं इसमें। तो उसके ज़रिए फिर हम ये करते हैं कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पहली बात तो ये है कि रेफ्यूजी की मदद पे, आपको पता है जब लोग सब कुछ लुटा के, घर बार लुटा के जब वो आते हैं उनकी हालत कैसी होती है। शायद आपने देखा होगा फुटेज में, जब लोग रोहिंगा निकल रहे थे, यूक्रेन से लोग निकल रहे थे, शाम से लोग निकल रहे थे या अफगानिस्तान से, तो कैसी हालत होती है लोगों की। उनको स्टेबलाइज करना, उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना, फिर ये देखना कि जहाँ पे वो आबाद हैं होस्ट कम्युनिटीज़ की क्या सूरत हाल है, उनकी कैसे जांचो। इसलिए हम काम करते हैं मकामी तौर पे वहाँ के इख्तियारदार जो हैं उनके साथ, फिर डोनर ममालिक के साथ। आजकल जो हमारा फोकस ये है कि जो ममालिक मदद देते हैं वो काफ़ी नहीं होता, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट बैंक्स, इंडिविजुअल जिनके पास ये वसाइल हैं कि वो लोगों की मदद कर सके, तो हम सबको इकट्ठा करके एक जगह करके लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि
उनको पता चले कि क्या कंट्रीब्यूशन है उन लोकल कम्युनिटीज़ की और उनकी मदद कैसे की जाए ताकि वो रेफ्यूजीज़ का ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, आजकल ज़ाहिर है कि जो गज़ा का मामला है वो पूरी दुनिया के सामने है, यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा है वो इस वक्त दुनिया के सामने, लेकिन ऐसे कई ममालिक हैं जो इंट्रो में भी डिस्कस हुए और आपने भी किए, मैं चारों तरह उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, वो ममालिक के जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंसानी अलमिया बन चुका है, इंसानी बहरान खड़ा है, ये पनाहगज़ीनों के हवाले से, इंटरनल या आप कह लें कि बैरून मुल्क जो डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, अदर देन दीज टू कंट्रीज़। जी, मतलब आप देखें ना, पूरी दुनिया में जब आप नज़र दौड़ाते हैं और ये फिनोमेना, डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना, चले एशिया की, अफ्रीका की बात ना करें, अमेरिका चले जाएं, वेनेजुएला एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया एक क्राइसिस है जो पहले खबरों में था, अब नहीं है। यूक्रेन आपको ज़्यादा नज़र आया क्योंकि लोग यूरोप में आ रहे थे और यहाँ पे जिस तरह की मीडिया की कवरेज और उसकी वजह से आपको पता चला। गज़ा पे फोकस है और होना भी चाहिए, जो अलमिया वहाँ पे जारी है, ठीक है। आपको याद है कि जब 2017 में रोहिंग्या निकले थे बर्मा से या म्यांमार से, उस वक्त थोड़ा सा फोकस था, उसके बाद फिर गायब हो गया। अफ्रीका में काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं लेकिन हमारी नज़रों से ओझल हैं। तो हम ये कहते हैं कि इंसान के जो इंसानी बहरान है या जो अलमिया है या जिस कर्ब और दर्द से इंसान कहीं भी गुजरता है, उसको यकसा तवज्जो दी जाए ताकि उसका हल भी एक तरह से ढूंढा जाए। ऐसा ना हो कि आप कहें कि क्योंकि यहाँ से निकले हैं तो ये इनकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए और कहीं और से ना, तो इसको यकसर और एक नज़र से देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर बलोच हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान UNHCR। आलमी सतह पर पनाहगज़ीनों का जो मामला है, जो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, उसके ऊपर हमसे बात कर रहे थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इस वक्त लाव लाव की आवाज़ें हैं वहाँ पर और बड़े पैमाने पर शेयर्स की ख़रीदारी और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स को टच कर गया है। क्या मामला है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बजट के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट ने जितना वार्म वेलकम किया है इस बजट को और उसके बाद जो तेज़ी देखी जा रही है, और आज बड़ा हिस्टोरिकल डे कहा जाएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में। आज ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 80,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर जो है उसको टच करके वो वापस आई है मार्केट नीचे और क्लोजिंग तकरीबन 2000 पॉइंट्स नीचे 78,000 पे मार्केट ने क्लोज किया। एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और साथ साथ अच्छे वॉल्यूम्स, तकरीबन 20 करोड़ शेयर का वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ जिसकी वैल्यू 15 अरब रुपए बनती है। बात सारी ये है कि इस वक्त अक्रॉस द कंट्री बजट को जो है बहुत इसके ऊपर लोग खफा हैं, टैक्सों से भरपूर ये बजट था, लेकिन ऐसा स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि मार्केट जो है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, जनाब आरिफ हबीब साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बजट जिसको लेके पूरे पाकिस्तान में एक वबाल मचा हुआ है, बहुत टैक्सों से भरपूर बजट, स्टॉक मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए ऐसा क्या था कि बजट के बाद से हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन एक नया रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट बनाती जा रही है और आज तो माशाल्लाह 80,000 को भी टच कर लिया। इमरान साहब, ये है कि स्टॉक मार्केट के लिए जो है वो 2-3 फैक्टर ऐसे हैं इस बजट के अंदर कि जिसको जो है वो मार्केट सेलिब्रेट कर रही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट और अहम है वो ये है कि इस बजट का जो है वो IMF की पोजीशन से अलाइन होना, मार्केट उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हम IMF की पोजीशन के साथ अलाइन है तो हमें जो है बहुत जल्द एक IMF प्रोग्राम जो है वो मीडियम टर्म का 6 से 8 बिलियन डॉलर का मिल जाएगा और उससे हमारी एक्सटर्नल अकाउंट के जो है वो मसले मसाइल जो है वो एड्रेस हो जाएंगे। जो पिछले दिनों आपको पता है कि यहाँ बड़ा जो है रिस्क नजर आ रहा था कि डिफॉल्ट हो जाएगा फला फला फला, तो लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा रुपए में भी स्टेबिलिटी आई और कुछ हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगे, रेमिटेंस भी बढ़ने लगे। तो ये IMF के साथ अलाइनमेंट को जो है लोग बहुत वैल्यू करते हैं और उससे फिर जो
इसमें इकदाम किए गए हैं, उसमें भी वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी जो है वो ये लोग देखते हैं। और उसमें जाहिर है जो हमारा जो है वो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और इन्फ्लेशन कम होने की वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी का रुझान है। तो दूसरा जो फैक्टर अभी आपने देखा कि बजट से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो है वो 150 बेसिस पॉइंट जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम किया। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि बजट से पहले मार्केट में ये र्यूमर्स थी कि एफबीआर जो है वो ये देख रहा है कि हम कैपिटल गेन टैक्स रेट बढ़ा दें या हम डिविडेंड टैक्स रेट बढ़ा दें। तो उससे पहले नर्वसनेस थी और मार्केट जो है उसकी वजह से 3000 पॉइंट गिरी भी थी। जब ये बजट में ये चीज नहीं आई तो उसको मार्केट ने जो है वो बड़ा जो है वो खुशी का इजहार किया और जो है वो पॉजिटिव लिया। चौथी चीज जो है वो उसके साथ साथ बजट के अंदर भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम आपको जो है वो 2-3 रोज में एक खुशखबरी देंगे और इंडस्ट्रीज के लिए। और वो फिर उन्होंने अनाउंस किया कि जो इंडस्ट्री पे जो है वो एनर्जी प्राइसेस को, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को 10 रुपए पर यूनिट जो है वो कम किया। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं ये मार्केट के लिए पॉजिटिव। दूसरा ये है कि हमेशा मार्केट ये समझती है कि हम इंडिविजुअल जो बिजनेसेस हैं वो तो ऊंच नीच देखते हैं, फिर भी वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अपने फाइनेंसेस जो हैं वो वीक होते हैं। तो उसके फाइनेंसेस वीक होने की वजह से फिर हमारी क्रेडिट रेटिंग वगैरह एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो इन इकदाम से ऐसा नजर आता है कि हमारी जो इसमें हम अगर फिस्कल डेफिसिट और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट के मामला को जो है वो हल किया तो फिर हमारी क्रेडिट रेटिंग में भी जो है वो बेहतरी के और जाहिर है कि क्रेडिट रेटिंग एक बार आपकी बेहतर होती है तो फिर आपके पास और एवेन्यूज वगैरह खुलते हैं, आपके पास इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह जो है वो बॉन्ड मार्केट वगैरह भी खुल जाती है। आरिफ हबीब साहब, ये कि 30 जून से पहले जो कैपिटल गेन टैक्स का जो एग्जिस्टिंग इस वक्त जो स्ट्रक्चर है वो नाफिज रहेगा। उसमें आपके पास जो होल्डिंग पीरियड है उसमें पहले साल 15%, दूसरे साल 12.5% एंड सो ऑन, आखिर में 6 या 7 साल बाद वो जीरो हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि जनाब 30 जून के बाद से जो चेंजेस आएगी उससे पहले बेहतर है कि उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें और हमारे बिलखुसूस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है ये बात सर? नहीं, ये आई थिंक ये अगर उसको हम ऑन पेपर देखें तो ये बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस के तहत जो है वो लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये है कि आप ये जो बाइंग करेंगे तो पहले साल तो फिर भी 15% ही है पुराने रिजीम में भी, और अब नए रिजीम में भी 15% फ्लैट रखा हुआ है, फिर 12.5 है। तो कोई मतलब आज इसलिए तो नहीं खरीदेगा कि वो 4-5 साल के बाद जो है या 6 साल के बाद उसको जो है कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो वो लॉजिक मुझे नहीं समझ आता। मतलब इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, लॉन्ग टर्म हैं उनके हवाले से नहीं, वो भी इस आई थिंक ये कोई फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से पाएंगे, वो ही समझते हैं। एक और चीज भी है कि अभी भी पाकिस्तानी स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत लो है, तो उस हिसाब से कि स्टेबिलिटी आएगी, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो पाकिस्तान का रुख कर सकती है। उस एंटिसिपेशन में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। ओके सर, एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इस वक्त जो बाइंग स्प्री है ये क्रॉस द बोर्ड नहीं है, बल्कि जो हाई डिविडेंड पे आउट के जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो इस वक्त मार्केट को रन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें भी बताइएगा कि ऑन एवरेज वो कितने पीई के ऊपर है और आगे कितना स्पेस नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ा स्पेकुलेटिव एक स्टेटमेंट होगा। लोग तो 1 लाख इंडेक्स की भी बात कर रहे हैं, बट ग्राउंड्स क्या हैं अगर हैं तो? जी हाँ, आई थिंक ये जो सिलसिला है कि हम इसको बोलते हैं कि मेन बोर्ड जो है वो एक्टिव है। तो मेन बोर्ड का मतलब ये है कि जो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं जो ऑलरेडी जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है और उनके जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है अभी भी जो है वो अट्रैक्टिव है, तो उनमें, और वो बहुत साउंड कंपनीज हैं कि जो अच्छा डिविडेंड्स भी देती हैं
और अच्छा डिविडेंड देती हैं, अच्छी अर्निंग्स है उनकी, और फिर उसकी बेसिस पर और फिर उनका एक मार्केट लिक्विडिटी भी है, यानी उसमें एंट्री एंड एग्जिट भी जो है वो आसान है, तो उसमें लोगों की प्रेफरेंस ज्यादा है और उसमें जो है वो एक्टिविटी जो है वो बेहतर है और वो उनके अभी वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। यानी अगर आप मल्टीपल के उसमें लें तो ये आई थिंक अभी भी एवरेज 5 के नीचे ही है। अच्छा, तो 5 का मल्टीपल जो है वो फिर भी बहुत कम समझा जाता है। और उनके फिर ये कि जैसे ये बैंकिंग सेक्टर है या ईएनपी सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, इनकी फिर भी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस जो है वो काफी मौजूद है, इसमें अच्छी काफी दम मौजूद है। अच्छा, अब ये बताइएगा, जाहिर है कि इस वक्त मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मार्केट की जो वैल्यू है इन रुपी टर्म 10,500 अरब, बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। इन डॉलर टर्म दैट इज 38 बिलियन डॉलर्स विद इंडेक्स 80,000। 2017 में हम 100 बिलियन डॉलर्स का हमारा मार्केट वैल्यू साइज था। सर, इतना रुपी डिवैल्यू हो गया कि आज 38 अरब डॉलर के ऊपर हम आ गए। कितना बड़ा, ये तो बदकिस्मती कहेंगे इसको। आई थिंक अगर हम डिवैल्यूएशन के फैक्टर को इसमें शामिल करें तो फिर हम जो है अगर वो रुपया को आज 105 पे जो है वो हम करें तो हम वो 2017 वाला जो रुपी टर्म्स में वैल्यूएशन है वो तो आ चुका है। लेकिन चूंकि हम इस पीरियड के अंदर डिवैल्यूएशन हुई है हमारी, तो उसकी वजह से जो है वो हम डॉलर टर्म्स में अभी 38 बिलियन है, वरना वो 105 रुपए से लें इस अमाउंट को तो वो फिर 100 बिलियन ही बच जाता है। सही। इस वक्त जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टर क्या देख रहा है आपकी मार्केट को सर? जी, पोर्टफोलियो में अब एक और जो फैक्टर है, ये आपने मुझे अच्छा याद आ गया, और वो फैक्टर है कि अभी आपने देखा होगा कि जो फंड्स अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड्स के, वो बहुत ही बढ़ गए थे। उसमें मतलब ये है कि कोई 2.2 ट्रिलियन से ज्यादा जो है वो हो गए थे, लेकिन उसके अंदर सब्सटेंशियली सिर्फ 7-8% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उनकी, और बाकी तमाम जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट में उनकी इन्वेस्टमेंट रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी उतना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने की कि उसमें एक टैक्स आर्बिट्राज का एलिमेंट था। यानी अगर कोई कॉर्पोरेट डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता था तो उसको जो है वो 29% का टैक्स लगता था, लेकिन अगर वो वही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदता है या म्यूचुअल फंड की यूनिट ले और म्यूचुअल फंड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेता था, तो उस पर टैक्स जो है वो डिविडेंड टैक्स लागू होता था 15%। तो उसको हम ये कहते थे कि ये 15% और 29% का एक टैक्स आर्बिट्राज हुआ। वो अब इस बजट में उन्होंने वो जो 50% से ज्यादा अगर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो उस पर डिविडेंड टैक्स रेट जो है वो उन्होंने 25% कर दिया है। ठीक। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी अब जो है वो विड्रॉ हो गई है, तो दोबारा से, और इंटरेस्ट रेट भी गिर रहे हैं, तो ये चांसेस हैं, तो जरा चांसेस आ गए फिर क्या इक्विटी मार्केट की तरफ इन्वेस्टर आए, उसके चांसेस आ गए कि वो फंड इक्विटी मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। हबीब साहब, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कुछ और भी चीजें आगे किस तरह से मार्केट को देखा जा रहा है और स्पेशली मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, अब आपको याद होगा 2005 2008 वो वक्त था कि जब मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर 1 अरब शेयर्स भी ट्रेड हुए हैं। आज 80,000 पे इंडेक्स और मार्केट का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है रेडी में वो 20 करोड़ शेयर्स का है। तो ये किस तरह से देख रहे हैं, मतलब ओवर द पीरियड मार्केट का साइज, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो हैं वो एक क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सर? आई थिंक उसको ये देखना चाहिए कि आज जो ज्यादा ट्रेड हुई हैं वो हाई वैल्यू शेयर में हुई हैं।
तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आप देखेंगे ना, तो टर्नओवर जो है वो एक हेल्दी टर्नओवर 15 बिलियन कह रहा है। हाँ, 15 हाँ, तो आप जब इसको ये जब हम बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा जब टर्नओवर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसमें जो छोटे शेयर होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, उसमें जो है वो टर्नओवर होता है। तो जाहिर है जब हाई प्राइस होते हैं तो उनका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इतने नहीं होते जितने पेनी स्टॉक्स में होते हैं। तो लेकिन फिर भी हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि 1 बिलियन शेयर्स को जो है वो क्रॉस किया है जून 23 के बाद। हमने ऐसे कई सेशन जो है वो विटनेस किए हैं कि जो एक बिलियन शेयर से ज्यादा के टर्नओवर भी हुआ है। तो ये आई थिंक एक जो है वो हेल्दी साइन है। एंड जब ये जरा वैल्यूएशन बढ़ेगी तो नई लिस्टिंग्स के भी चांसेस स्टॉक एक्सचेंज पे बढ़ेंगे। Exactly. बहुत मुतासिर हुई है सर, बहुत मुतासिर हुई है। मतलब अब मैं आता हूँ थोड़ा ज़रा पीछे की तरफ मैं चलना चाहूँगा। जब आपकी मार्केट हम डीम्यूचुअलाइजेशन थे तो वो प्रोग्राम था डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन और इंटीग्रेशन, और एक बहुत बड़े प्लान्स थे उस हवाले से कि आपका रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना था। लेकिन अब तक मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख से ज़्यादा के रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर बेस जो है वो मार्केट में नहीं पनप सका। एक तो ये पॉइंट जरा बताइएगा कि क्यों हम थोड़ा सा महदूद हो गए, हमारी मार्केट उस तरह से क्यों नहीं फ्लरिश कर पा रही? आई थिंक ये इस पे जो है ना, हमारा चूंकि स्टॉक मार्केट पे डिसिप्लिन बहुत है और ये फैटअप के इश्यूज थे और केवाईसी के जो है वो इश्यूज हैं, जबकि दूसरी जो मार्केट्स हैं उनमें लोगों को अपॉर्चुनिटी है, उनमें केवाईसी के इशू भी नहीं होते, उसमें ये चेक्स से पेमेंट्स भी नहीं होती, कैश डीलिंग्स भी जो है वो हो जाती हैं दूसरे एसेट क्लास में। तो फिर लोग जो है वो इस केवाईसी के एक डिसिप्लिन की वजह से, कैश ना होने की डिसिप्लिन की वजह से थोड़े लिमिटेड लोग जो है वो इसमें हैं जो बिल्कुल कंप्लायंट है, जो बिल्कुल टैक्स कंप्लायंट है ज्यादातर। तो यानी सर हम कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड मार्केट डिसिप्लिन हुई है, मार्केट ट्रांसपेरेंट हुई है, इसी बहुत अच्छी चीज। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से खुदा न खास्ता कोई मार्केट में कोई डिबैकल इस तरह का नहीं आया या कोई सिस्टमिक रिस्क जो है वो आपकी मार्केट के अंदर नहीं आया। दैट्स ए गुड साइन। लेकिन मार्केट को आगे भी तो लेके चलना है ना सर। और दूसरा ये कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। आप कहाँ पे लैकिंग कहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि नए जी जो आपकी नई लिस्टिंग्स भी इतनी नहीं आ रही जितनी हम डिजर्व करते थे, आनी चाहिए थी। प्लीज जी, आई थिंक एक तो ये है कि रेगुलेटर को चाहिए कि वो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए सहूलतें पैदा करे, जो अननेसेसरी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिलैक्स करे, ताकि लोग जो है वो ज्यादा जो है वो ये इसमें काम कर सके। तो उसके लिए जो है वो ज़ाहिर स्टेक होल्डर के साथ बैठकर सारा सिस्टम को जो है वो रिव्यू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स खुलवाने के लिए अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तो फिर वो केवाईसी का प्रोसीजर जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जब अकाउंट खुलवाता है तो वो केवाईसी का अपना प्रोसीजर कर लेता है। फिर जब आप की रिक्वायरमेंट है कि आप अकाउंट खुलवाने आए तो आप उससे पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है और आपकी फला जो है वो आपने कितना टैक्स दिया है। तो उससे फिर जो है मेनी टाइम जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो शाय हो जाते हैं। जहाँ तक कि नई लिस्टिंग का ताल्लुक है, नई लिस्टिंग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन राइट वैल्यूएशंस। चूंकि मार्केट हमारी अंडर वैल्यू रही है, तो जो नया स्टॉक आता है उसको वो वैल्यू जो वो डिजायर करता है वो वैल्यू नहीं मिल पाती अपनी ऑफर की, तो वो फिर स्टिल वेट कर रहा होता है। वो कह रहा है कि मेरी अच्छी वैल्यूएशन आएगी तो फिर मैं मार्केट में शेयर्स जो है राइट वैल्यूएशन आएगी तो मैं ऑफर करूंगा, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर हमारी मार्केट बिलो बुक वैल्यू चल रही है। यानी हम आई थिंक 0.85 ऑफ द बुक वैल्यू पे अभी होंगे हमारी मार्केट, जबकि दूसरी रीजनल मार्केट 1.8 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। तो ये भी है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी जो है नई कंपनी को 5 से ज्यादा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब तक ये वैल्यूएशन और ठीक होंगी तो फिर मैं समझता हूँ कि नई लिस्टिंग का भी केस बनेगा।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट जो इस वक्त हर दूसरे दिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रही है। 80,000 मार्केट ने टच किया और उसके बाद ज़ाहिर के जो फंडामेंटल्स हैं इस वक्त वो मार्केट के इन्वेस्टर्स के फेवर में हैं, लेकिन हर एक पीक के बाद हम एक प्रॉफिट टेकिंग पीरियड भी आता है, तो हमारे स्टॉक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इससे घबराना नहीं चाहिए और जो स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको फॉलो करें तो एक बड़ी अच्छी ट्रेडिंग होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।